Hello students, so today we are going to discuss that how Lenz's law relates principle of conservation of energy. As you all know that law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed. It can change from one form to another form. ये लॉ आप सभी ने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में और हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है कि जो लेंज लॉ है क्या वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिलेट कर रहा है, क्या उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो किस तरीके से कर रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लेट कर ले एक कॉइल, ठीक है, जो कि वहाँ पे फराडे के एक्सपेरिमेंट में भी ली गई थी। अब हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, उस कॉइल के साथ हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट कर रखा है। दिस इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब। और हमने यहाँ पे एक बार मैग्नेट ले रखा है। दिस इज बार मैग्नेट। Now when we move this bar magnet towards this coil, we all know that here magnetic flux increases. Magnetic flux increases. That is linked with this coil. इस coil से linked जो भी magnetic flux होगा वो increase होगा. It means there is change in magnetic flux take place. So as a result induced current produces. Induced current produce होगा यहाँ पे, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। और कल मैंने आपको बताया था कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किस तरीके से निकाली जाती है। लेंज लॉ हमें एक्चुअली वहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा लेंज लॉ में। अब लेंज लॉ में हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, बार मैग्नेट मूव कराया। ठीक है, मूव कराया है। जब हम बार मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, मोशन ऑफ बार मैग्नेट, मोशन ऑफ बार मैग्नेट, तो उस केस में बार मैग्नेट अपने आप तो यहाँ पे मूव करेगा नहीं, कोई एक्सटर्नल वर्क डन उसमें करना पड़ेगा। सो इट मीन्स कि जब हम बार मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तो उस केस में कौन सी एनर्जी हमारी खर्च हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो फॉर मोशन ऑफ बार मैग्नेट मैकेनिकल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हमारी खर्च हुई, रिक्वायर्ड हुई, जिससे हमने इस बार मैग्नेट को टूवर्ड्स मूव कराया। अब यहाँ पे जो हम इससे टूवर्ड्स मूव करा रहे हैं वो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है तो इट मीन्स इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है तो इट मीन्स जो भी मैकेनिकल एनर्जी है वो यहाँ पे किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें क्या है कि कोई भी एनर्जी यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे मैग्नेट को क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जा रही, नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है इन मूविंग दी बार मैग्नेट वो किस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, जो कि इंड्यूस करंट की फॉर्म में जनरेट हो रही है। सो हैंस Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy because the work done in moving the magnet away and towards converted in the form of electrical energy in the coil। ठीक है, तो ये चीज़ है जो कि यहाँ पे प्रूव करता है कि लेंज लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिलेट करता है। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास कैसा, क्वालिटेटिव, जिसमें हमने यहाँ पे क्या करा है, थ्योरी के हिसाब से, एक कंसेप्ट के हिसाब से, यहाँ पे थ्योरी के हिसाब से हमने समझाया कि लेंज लॉ किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को फुलफिल करता है। लेकिन एक होता है यहाँ पे क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव स्टडी में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ करके देखते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे इसके बाद देखेंगे कि लेंज लॉ के थ्रू हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ की एक्सप्रेशन निकालनी है। तो अब यहाँ पे एक नाम आता है, वो अभी आप पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ के बारे में आपने पढ़ा है। इंड्यूस ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। मोशनल ईएमएफ क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो ईएमएफ है वो तभी प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल में जब हम वहाँ पे मोशन करवा रहे हैं। किसका मोशन करवा रहे हैं, या तो
मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स, जो भी यहाँ पे सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, या तो हम क्या कर रहे हैं, उस कॉइल को मूव करा रहे हैं। तो इट मीन्स जब वहाँ पे कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है तो उस केस में वहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जिस ईएमएफ को हम इंड्यूस ईएमएफ भी बोलते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमें एक्चुअली यहाँ पे क्या प्रूफ करके दिखाना है, यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन डिड्यूस करनी है, E इज इक्वल्स टू माइनस का BLV। ठीक है, जिनके अपने एक मीनिंग है हर एक क्वांटिटीज़ के, वो हम इसके बाद जब ये प्रूफ कर लेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे कंसीडरेशन करते हैं। कंसीडरेशन में हमने क्या कर रखा है, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड सोर्स ले रखा है। तो ये जो हमारे पास PQRS प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे गुजर रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, जो कि यहाँ पे क्रॉस बता रहा है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड दी एंड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में है एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर के है। अब यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है, जिसमें हमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करवाना है, जो कि कौन होगी यहाँ पे, कॉइल। तो कॉइल मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले रखी है ABCD, जो कि यहाँ पे मैं इसको आपको एक तरीके से इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ पॉज स्टेट में, कि ये पहले रेक्टेंगुलर कॉइल इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थी। तो मैंने इसका मोशन कैसे करवाया, बाहर की तरफ करवाया, आउटवर्ड कराया, जिसमें मैंने मोशन की डायरेक्शन भी ड्रॉ कर रखी है। और यहाँ पे जो भी इस पर्टिकुलर कॉइल को खींचने की जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ मैं इस कॉइल को बाहर की तरफ खींच रही हूँ, वो वेलोसिटी है यहाँ पे V। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब हम इसे बाहर की तरफ खींचेंगे, ऑब्वियसली आपको पता है फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल डिक्रीजेस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी जो इसके अंदर एंटर कर रही हैं जब हमसे हम आउटवर्ड फॉर्म में खींचेंगे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस ABCD कॉइल का कितना पार्ट इस रेक्टेंगल के अंदर है, तो आपको दिख रहा होगा इतना पार्ट, ये पूरा पार्ट। तो जितना भी ये पार्ट इस रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल का जितना ही पार्ट इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसको हम लेबल कर लेते हैं A डैश B डैश, A डैश और इसे D डैश। ठीक है, ये चीज़। और जितना भी ये पार्ट अंदर है उसको मैं मान के चल लेती हूँ X, C D डैश यहाँ पे क्या होगा, X होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर कॉइल की जो भी यहाँ पे AD की जो यहाँ पे लेंथ होगी या BC की जो यहाँ पे लेंथ होगी, आपको पता इक्वली होगी, तो वो मैंने कितनी लेट कर ली, यहाँ पे L लेट कर ली है। ठीक है, और ये आपको पता है जब फाई M मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे डिक्रीज़ होगा तो इसमें प्रोड्यूस होगी इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आपको पता है, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने थंब की डायरेक्शन किधर की तरफ करनी है, मोशन की डायरेक्शन के टूवर्ड्स। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे अपनी मिडिल फिंगर जो हम स्ट्रेच कर रहे हैं इस तरीके से करना है कि तीनों एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब C से B की तरफ। और यहाँ पे एक पूरा लूप क्रिएट कर देंगे, तो ये बन गई यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस रेक्टेंगुलर लूप में। तो अब फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ A डैश B C D डैश। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितना पार्ट इस रेक्टेंगुलर कॉइल का इसके अंदर है, A डैश B C D डैश। तो इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स कितने पार्ट के साथ लिंक्ड हो रखा है, इतने पार्ट के साथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे बाहर आ रही है ना, इससे बाहर सॉरी इसके अंदर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके अंदर एंटर कर रही है, इतने पार्ट के अंदर एंटर कर रही है। तो मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में जिसमें C D डैश X है और A डैश D डैश या फिर B या C कुछ भी बोले तो कितना है, यहाँ पे L है। तो सरफेस एरिया इसको मैं डेल S से इंडिकेट करा रही हूँ क्योंकि ये C का एक पार्ट है। तो कितना है, और चेंज भी होगा, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चेंज क्यों होगा, क्योंकि जब इसे बाहर खींचेंगे तो ये जो हमारे पास इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है या फिर A डैश D डैश है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, इसका सरफेस एरिया भी क्या होता रहेगा, कम कम होता रहेगा। ठीक है, सो डेल्टा एस क्या होगा, L इंटू एक्स। इसे बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल, लिंक विद दिस कॉइल। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फाई एम इज इक्वल्स टू बी डेल्टा एस कॉस थीटा।
बता सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डेल्टा एस के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो भी परपेंडिकुलर ही इसके क्या कर रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो इट मीन्स दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो कॉस कितना डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू लिख देते हैं। कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है, डेल्टा एस कितना है एल एक्स। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। हमने पढ़ रखा है फ्रॉम फराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लास्ट वाला जो लॉ है उसके हिसाब से आपको पता है E = क्या होता है, माइनस का डी फाई एम अपॉन डी टी। तो फाई एम की वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो यह आएगा E = माइनस का डी बाई डी टी, तो एज इट इज़ होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टी मतलब टाइम। फाई एम की वैल्यू क्या है, BL(x), जो कि इस वाली इक्वेशन में है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, अगर मैं इस फिगर में देखूँ तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, तो अगर आप देखें कांस्टेंट क्या है, एक तो L वेरी नहीं करेगा, L ऑलवेज, चाहे आप इसे इनवर्ड लेके जाए चाहे आउटवर्ड लेके जाए, L की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। लेकिन यहाँ पे और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी नहीं कर रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी क्या रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रखा है जितना पहले था। अब क्या चीज़ यहाँ पे वेरी कर रही है, एक्स, क्योंकि जब इसे हम इनवर्ड या आउटवर्ड लेके जाएंगे तो एक्स अभी यहाँ पे आउटवर्ड खींच रहे हैं, तो इट मीन्स जब हम इसे बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो एक्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी, तो एक्स यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो बी और एल तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, बी एल तो बाहर आ जाएंगे और डिफ्रेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, एक्स का होगा। 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है dx/dt, ये किसका फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो dx/dt v का फॉर्मूला होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं E = माइनस का BLV। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो होता है dx/dt, जो कि हमने प्रूव कर लिया। तो इट मीन्स इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो इंड्यूस EMF है उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से आप इसका मोशन करवाएंगे। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से ये कॉइल मूव करेगी उतना ही ज़्यादा इंड्यूस EMF का मैग्नीट्यूड होगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा उतना ज़्यादा इंड्यूस EMF जनरेट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जितनी ज़्यादा लेंथ की आप यहाँ पे, जितनी आप ब्रेड्थ की यहाँ पे आप कॉइल लेंगे, AD या BC जितना ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेड्थ ही दिख रही है इसकी, तो उतना ही ज़्यादा इंड्यूस EMF यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। बट नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा वो ऑलवेज अपोज करेगा किसको, V मतलब वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किससे रिलेट करता है, मोशन से, मोशन ऑफ दैट रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ गई है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है क्वांटिटेटिव फॉर्म में, लेंज लॉ रिलेट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने कंसीडरेशन जो प्रीवियस वाली हमने डेरिवेशन करी थी वही कंसीडरेशन लेनी है। कंसीडरेशन में एक और चीज़ मैं इंक्लूड कर देती हूँ, वो क्या है, यहाँ पे हमने मूवेबल आर्म कौन सी रखी हुई है, AD रखी हुई है, क्योंकि हम AD को ही पकड़ के क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं। अब देखिए ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो किसी ना किसी कंडक्टर से तो बनी होगी, ठीक है, और कंडक्टर का भी आपको पता है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो भी ये रेक्टेंगुलर कॉइल है उसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है, R रेजिस्टेंस है। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि जो करंट इसमें फ़्लो कर रही है, करंट, इंड्यूस करंट फ्लो कर रही है, इंड्यूस्ड करंट जो फ्लो कर रही है I, वो कितनी फ़्लो कर रही है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ आपने पढ़ रखा है, I = क्या होता है, V/R, आपने पढ़ा था ना, ठीक है, ओम्स लॉ, जिसमें V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कौन है, आपको दो तरीके के पोटेंशियल डिफरेंस बताए थे, एक तो बताया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक बताया था EMF। तो यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF की बात कर रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि इंड्यूस करंट से पहले क्या यहाँ पे जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ। तो यहाँ पे मैं ई के बदले यहाँ पे क्या लिखूँगी, ई यहाँ पे क्या है, ई यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो कि वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है, ई। और रेजिस्टेंस कितना ले रखा हमने इस पर्टिकुलर कॉइल का, वो ले रखा हमने आर, ठीक है, ये हो गया आर यहाँ पे रेजिस्टेंस। इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं फर्स्ट से पहले एक और चीज़ यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, ये कहाँ से आया है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आया है, ओम्स लॉ। अब इससे पहले आपने क्या करा था, ई का भी एक फॉर्मूला निकाला, जो कि कितना निकाला था, BLV माइनस का, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में पूछ रही हूँ। नेगेटिव साइन तो एक्चुअली वहाँ पे उसकी मीनिंग को भी बता रहा, अपोजिंग नेचर को, वैसे होता खुद ये स्केलर क्वांटिटी, लेकिन मैं सिर्फ इसका कौन सा टर्म ले रही हूँ, मैग्नीट्यूड टर्म ले रही हूँ, ठीक है। नेगेटिव साइन में नेगलेक्ट कर दे रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडुलस लगाया है। तो अगर मैं मॉडुलस की बात करूँ तो मॉडुलस लगा के यहाँ पे अगर मैं ई का फॉर्मूला लिखूँ तो ई का फॉर्मूला क्या आएगा, BLV/R। इसे बना दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हमने यहाँ पे फोर्स किस पे लगाया है, AD आर्म पे लगाया है, फोर्स ऑन आर्म AD पे तो फोर्स लग रहा है, तभी तो हम इसे बाहर की तरफ खींच रहे हैं विद वेलोसिटी V। लेकिन यहाँ पे मैं किस फोर्स की बात कर रही हूँ, फोर्स ऑन करंट कैरिंग आर्म AD ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये आपने चैप्टर फोर्स ऑन अ करंट में पढ़ा होगा, BIL sin थीटा। याद होगा कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, लॉरेंस फोर्स, जो कि होता है BIL sin थीटा इन टर्म्स ऑफ करंट के जब हम पढ़ते हैं। तो आपको दिख रहा है कि इस AD आर्म पे जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पर करंट फ्लो कर रही है, तो इट मीन्स जब ये करंट फ्लो करेगी और इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रखा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इस कॉइल पे, करंट कैरिंग कॉइल पे तो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। तो वो फोर्स हमें निकालना है। तो फोर्स क्या होगा, F कितना होगा, BIL sin थीटा। अब थीटा यहाँ पे किसके बीच का एंगल होता था, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ करंट की डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, जहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है, अपना ब्लू मार्कर रखा हुआ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से। दोनों के बीच में एंगल आपको दिख रहा होगा कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। तो इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। सो थीटा इज़ 90 डिग्री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से आई की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब आई की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये आएगा B²L²V/R। इसे हम बना देते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये है फोर्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग आर्म AD, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना, देखिए हम जब इस AD पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगा के मतलब हम इस पर वर्क डन कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा लेंज लॉ में वर्क डन या फिर मैकेनिकल वर्क डन किस में चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट मीन्स हमारे यहाँ पे मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है। मैकेनिकल जो वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम के हिसाब से, तो वो क्या है, पावर। तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ रेट ऑफ वर्क डन को हम क्या कहते हैं, पावर ही तो कहते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे कोई ना कोई पावर यहाँ पे यूज़ हो रही है, जिससे हम इस AD को क्या करें, AD आर्म को खींच रहे हैं। तो वो पावर हमें निकालनी है, और कितनी वेलोसिटी के साथ, V वेलोसिटी के साथ। तो आपने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में, क्लास 10th में या ऐसे प्रीवियस क्लासेस में आपने कभी पढ़ा होगा। तो पहले हम पावर निकालते हैं, ठीक है। ये पावर कौन सी वाली पावर है, जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए लगा रहे हैं, V वेलोसिटी के फॉर्म में इसको बाहर की तरफ खींचने के लिए। तो P आपने पढ़ रखा है, P क्या होता है, FV, ठीक है। और ये हम इसे पुल कर रहे हैं विद वेलोसिटी V, इसलिए फोर्स F और V। और ये याद रखना, ये फोर्स उतना ही यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा जितना यहाँ पे फोर्स ऑन इज करंट कैरिंग आर्म लग रहा है। तो अब यहाँ पे P एज इट इज़ फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो B²L²V तो पहले से है ही, और इसमें भी एक V है, तो V²/R। इसे बना देते हैं इक्वेशन थर्ड। और ये हमारे पास कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड की वैल्यू रखी। तो ये जो पावर है वो वाली पावर है जिसमें हमने अपना मैकेनिकल रेट ऑफ मैकेनिकल
वर्क डन किया है। सो ये पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क डन टू पुलिंग दिस रेक्टेंगुलर कॉइल विद वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो पावर निकाली हमने मैकेनिकल वर्क डन की। अब हमें वो पावर निकालनी है जो आपने पढ़ी थी करंट, वो पावर निकालनी है कि जो यहाँ पे करंट की फॉर्म में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है तो इट मीन्स यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर कॉइल ने पावर यूज़ करी होगी। ठीक है, पावर होगी इस पर्टिकुलर कॉइल की, तो वो पावर जो निकाली वो करंट के टर्म्स में निकालनी है। ठीक है, तो ये तो थी हमारे मैकेनिकल वर्क डन में, और एक पावर जो निकल के आएगी करंट के टर्म्स में हम निकालेंगे। तो अगर दोनों पावर यहाँ पे मैच करती है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने यहाँ पे मैकेनिकल वर्क डन पावर यहाँ पे खर्च करी थी वो यहाँ पे किस पावर में कन्वर्ट हो गई है, इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो गई है। तो जिससे हम यहाँ पे प्रूव कर सकेंगे कि लेंस लॉ किसको रिलेट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिलेट करता है। तो इसको मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ इक्वेशन थर्ड को। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ कि पावर कौन सी पावर है। अब हमें वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे हटा ही देते हैं। ये कौन सी पावर है हमारे पास, पावर रिक्वायर्ड टू पुल ADR with constant velocity v। और वैसे हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो ये पावर आपको याद रखनी। इसको हम ऐसे करते हैं, ये p से इंडिकेट ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है, हमें निकालनी है पावर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है कि जो भी यहाँ पे रेट ऑफ वर्क है वो मैकेनिकल है, और वो किस फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है, हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हो रहा होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर कॉइल में क्या जनरेट हो रही है, करंट जनरेट हो रही है। और जब वो कॉइल है, कॉइल का भी मैंने बताया आपको रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना ले रखा है, R ले रखा है। तो जो वो कॉइल का रेजिस्टेंस है, अब कहीं पे किसी पर्टिकुलर कॉइल का रेजिस्टेंस होता है तो इट मीन्स उसके अक्रॉस कोई ना कोई पावर वहाँ पे क्या होगी, या फिर एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट होगी। तो वो एनर्जी या वो पावर हमें यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो वो कैलकुलेट कैसे होगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं जो पावर यहाँ पे हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉइल। तो PH से मैं इंडिकेट करा रही हूँ। ठीक है, PH इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देते हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा I², और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना लिया था हमने, R लिया था। ठीक है, सेकेंड थिंग, अब यहाँ पे हमें पता है I का फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट याद होगा। I इज इक्वल्स टू कितना लिया था हमने यहाँ पे, BLV/R लिया था। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो PH इज इक्वल्स टू I² के बदले पूरा स्क्वायरिंग फॉर्म में आएगा, P² L² V² R/R²। एक R से एक R कट, तो PH कितना निकल के आ गया, B² L² V²/R। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को देखूं, दोनों इक्वेशन सेम निकल के आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, दस मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ नीडेड टू मूव द आर्म AD इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन थर्मल एनर्जी। क्योंकि वो एनर्जी पहले किस में कन्वर्ट होगी, जो हमने मैकेनिकल वर्क डन किया पहले वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन वहाँ पे उस रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल की वजह से थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे किसको रिलेट कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिलेट कर रहा है। ठीक है, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आइडेंटिकल, हैंस प्रूव्ड। हमने जो यहाँ पे प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, कि लेंस लॉ रिलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।